गुड मॉर्निंग। मैं आपको एक दफ़ा फिर वेलकम करता हूँ हमारे कोर्स वुमेन स्टडीज़ में। और इसमें हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे जो वुमेन स्टडीज़ में फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं उन पे बात कर चुके हैं। एंड्रोसेंट्रिसिज्म में हमने बात की थी, सेक्स और जेंडर के डिफरेंस पे हमने बात की थी, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग पे की थी, पैट्रियार्की पे की थी और फिर फेमिनिज्म पे। अब हम फेमिनिज्म पे ही जो हमारी डिबेट है, जो डिस्कशन है, उसको आगे लेकर चलते हैं। और जब हम फेमिनिज्म पे बात करेंगे तो एक अमूमी तासर ये पैदा होता है कि शायद जितने भी फेमिनिस्ट हैं या फेमिनिज्म की जो थ्योरी है ये यूनिफॉर्म है, ये एक जैसी, और सारे फेमिनिस्ट जो होते हैं वो एक अंदाज में सोचते हैं। और शायद ये इस हद तक ही महदूद है कि जो वुमेन राइट्स हैं उनको फोकस किया जाता है या हकूक़-ए-नस्ल वहाँ पे बात की जाती है। तो ऐसा नहीं है। फेमिनिज्म जो है उसमें मुख्तलिफ थ्योरीज़ हैं और फेमिनिस्ट थ्योरी जो है उसको अगर हम ब्रॉडली कैटेगराइज करें तो 4 मेजर और इम्पॉर्टेंट थ्योरीज़ हैं जिन पे हम बात करेंगे। उनमें जो पहली थ्योरी है वो है लिबरल फेमिनिज्म। अब लिबरल फेमिनिस्ट का स्टांस जो है वो मुख्तलिफ है, डिफरेंट है रेडिकल फेमिनिस्ट के मुकाबले में। और फिर लिबरल और रेडिकल फेमिनिस्ट जो हैं इनसे एक अलग स्टांस हमें दिखाई देता है मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट का। और फिर सोशलिस्ट फेमिनिस्ट जो हैं वो हमें उनसे भी एक मुख्तलिफ अंदाज में अपने दलाइल देते हुए दिखाई देते हैं। तो ये मुख्तलिफ थ्योरीज़ हैं जिन पे हमने डिस्कशन करनी है, और इस सिलसिले की जो पहली थ्योरी है जिस पे हम बात करेंगे वो लिबरल फेमिनिज्म है। आज हम कोशिश करेंगे लिबरल फेमिनिज्म को समझने की कि लिबरल फेमिनिज्म का एक एवोल्यूशन जो है, जो इसका इर्तिका है वो किस तरीके से हुआ, और फिर लिबरल फेमिनिस्ट जो हैं उनके फंडामेंटल प्रेमिसेस या बुनियादी डिमांड्स क्या क्या हैं, वो क्या चाहते हैं। इससे हमें कुछ लिबरल फेमिनिस्ट जो वर्ल्ड व्यू है उसको समझने में आसानी होगी। अच्छा, लिबरल फेमिनिज्म के हवाले से जब हम बात करते हैं तो ये थ्योरी बुनियादी तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इमर्ज हुई, लेकिन इसके जो इसकी बुनियादें हैं, जो इसके रूट्स हैं, वो हमें जॉन स्टीवर्ट मिल के यहाँ मिलते हैं। जब मिल ने 1869 में एक किताब लिखी थी द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, तो सब्जेक्शन ऑफ वुमेन में ही फॉर द फर्स्ट टाइम टॉक्ड अबाउट इक्वल राइट्स ऑफ मेन एंड वुमेन। लेकिन अगर उससे हट के जो हम बात करते हैं, हम देखने की कोशिश करते हैं जो कैपिटलिज्म या सरमायादाराना निज़ाम के अंदर फेमिनिस्ट थाट के हवाले से डिस्कशन है, तो अमेरिका में जेफरसन और उससे पहले लॉक जब प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो वो सिटीज़नशिप का राइट सिर्फ वाइट मेल लैंड ओनिंग क्लासेस को ही सिटीजनशिप का राइट देते हैं। यानी जो प्रॉपर्टी की ओनरशिप का हक है उसके लिए वाइट होना और मेल होना लाजमी है, और अगर आपके पास प्रॉपर्टी भी है, आप वाइट मैन हैं और आप मेल हैं, तो आपको सिटीजनशिप का राइट मिलेगा। लॉक आप जानते हैं ये भी इंग्लिश ट्रेडिशन के फिलोसफर थे, सोशल थ्योरिस्ट थे, और लॉक जो है वहाँ से हमें कैपिटलिज्म या सरमायादाराना निज़ाम के इब्तदाई जो ढांचा है, जो शक्ल है, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है और उसकी जो जस्टिफिकेशन है वो लॉक के यहाँ से हमें दिखाई देती है। फिर जेफरसन जो है, अमेरिका की हिस्ट्री को अगर आप जानते हैं तो जेफरसन का अमेरिकन जो मूवमेंट थी इंडिपेंडेंस की, और ही वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो जेफरसन के आइडियल्स के मुताबिक जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी तश्कील हुई थी। जेफरसन के यहाँ भी हमें वाइट लैंड ओनिंग क्लासेस जो है उनको सिटीजनशिप का राइट नज़र आता है। लेकिन इसी इंग्लिश ट्रेडिशन के अंदर जॉन स्टुअर्ट मिल द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन जब लिखते हैं तो वो वुमेन्स के इक्वल राइट्स की बात करते हैं। अब ये जो मूवमेंट है, जो फर्स्ट वेव जब फेमिनिज्म की शुरू होती है, तो इस फर्स्ट वेव में जो लिबरल फेमिनिस्ट थे उनका स्टांस क्या था। ये मुख्तलिफ जो थ्योरीज हैं फेमिनिज्म की
मुख्तलिफ वेव्स के अंदर जब ये वेव्स चल रही थी, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, तो इनका अपना एक स्टांस है वुमेन्स के हवाले से और वुमेन राइट्स के हवाले से और वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से, वुमेन के स्टेटस इन द सोसाइटी के हवाले से और सबऑर्डिनेशन के काजेज़ के हवाले से कि कौन सी वो वजूहत हैं जिसकी वजह से वुमेन जो है वो माशरे में, समाज में एक सबऑर्डिनेट स्टेटस में उनको रखा जाता है। उसको जब ये एड्रेस करते हैं, जब इक्वलिटी की, वुमेन इक्वलिटी की बात करते हैं, तो मुख्तलिफ डायग्नोसिस हमें जो तशख़ीस है इस मसले की पैट्रियार्कल सोसाइटी बनने की वजह और फिर ख़वातीन के इसका जो इस्तेसाल होता है और उनको जो एक सबऑर्डिनेट, एक मातेहत रोल सोसाइटी में मिलता है, तो उसकी वजह क्या है, उसकी तशख़ीस पे हमें मुख्तलिफ नुक्ता-ए नज़र मिलते हैं इन मुख्तलिफ जो 4 ब्रांड्स हैं फेमिनिज़म के। तो फर्स्ट वेव के अंदर भी हमें लिबरल फेमिनिज़म नज़र आता है, सेकंड वेव में भी दिखाई देता है, थर्ड वेव में भी, फोर्थ वेव में भी, और ये मुख्तलिफ अंदाज में इशू को टैकल कर रहा है। चलें ज़्यादा फोकस होते हैं, वापस अपनी गुफ्तगू पे आते हैं। तो जो फर्स्ट वेव फेमिनिज़म है उसके अंदर जो लिबरल फेमिनिस्ट हैं उनका मेन फोकस जो रहा, जो मेन डिमांड रही, वो सफरेज के राइट्स के लिए थी, यानी वोट डालने का हक और 1 वोट फॉर 1 वुमेन, हर औरत को 1 वोट का हक होना चाहिए। तो ये मूवमेंट चली, इस पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी है, 1 वोट फॉर 1 वुमेन। और उस डॉक्यूमेंट्री में जो लिबरल फेमिनिस्ट स्लोगन है वो किस तरीके से फिर लिंक होता है एंटी स्लेवरी मूवमेंट के साथ भी, और जो एफ्रो एशियंस या ब्लैक्स इन अमेरिका हैं उनके राइट्स की जो मूवमेंट्स हैं उनके साथ जो वुमेन राइट्स की मूवमेंट्स हैं, इनका जो बायमी ताल्लुक है, इसके ऊपर भी ये डॉक्यूमेंट्री बहुत ज़बरदस्त है, इसको आप देखिएगा, उसमें आपको ये ताल्लुक भी नज़र आएगा। बहरहाल जनाब, अब क्या होता है, 1 वुमेन 1 वोट, इक्वल वोटिंग राइट फॉर वुमेन। इसका मतलब ये है कि टिल 1920 जो वुमेन है उनको सफरेज का या वोट डालने का हक हासिल नहीं था, और जब वुमेन को वोट डालने का हक हासिल नहीं था तो इट मीन्स कि उनको सिटीजनशिप का राइट हासिल नहीं था। तो लिबरल फेमिनिस्ट की जो पहली विक्ट्री थी, जो पहली कामयाबी थी जो उनके वोटिंग राइट्स के लिए थी, वो 1920 में जब अमेरिका में ख़वातीन को वोट डालने का हक मिल गया और 1 वुमेन 1 वोट का जो तस्वर है वो आइनी तौर पे कबूल कर लिया गया। तो यहाँ से ये पहली विक्ट्री के तौर पे हमें दिखाई देता है। अच्छा, अब इसके बाद जो है वुमेन लिबर्टी की ये जो मूवमेंट है, जो लिबरल फेमिनिस्ट हैं, इनकी डिबेट, इनकी डिस्कशन वो चलती हुई हमें दिखाई देती है। और जो एक अहम और बहुत इम्पॉर्टेंट नुक्ता है जिसके ऊपर ये डिस्कशन चलती है वो ये है कि आप नेगेटिव राइट एंड पॉजिटिव राइट की डिफरेंशिएशन, उनको अलग किया जाता है। जो नेगेटिव राइट है इसका मतलब है आज़ादी या लिबर्टी, कोई काम करने की आज़ादी। अब इसको हम नेगेटिव राइट क्यों कहते हैं? नेगेटिव राइट इसलिए कहते हैं, मसलन आप कहते हैं जी कि एक पैट्रियार्कल फैमिली है जिसमें घर के बच्चे जो हैं वो स्कूल जाते हैं, और आप कहते हैं बच्चियों के लिए भी जो है उनको भी हमने आज़ादी दी हुई है, वो अगर जाना चाहें तो वो जा सकती हैं स्कूल्स में। लेकिन जो ओवरऑल घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और जो रोल असाइनमेंट है वो इस तरीके से किया हुआ है कि बच्चियां बावजूद उस आज़ादी के जो आपने दी है वो मजबूर हैं, वो नहीं जा सकती। इसको एक और तरह से हम जब रियासती सतह पे देखते हैं तो हम कहते हैं जी कि एक मुल्क में, एक स्टेट में, जैसे पाकिस्तान की हम बात करें तो हम पाकिस्तान में कहें कि जी इक्वल राइट है मैन एंड वुमेन का एजुकेशन हासिल करने का, तालीम हासिल करने का। और एक आप जब फिर कंपैरिजन करते हैं तो जो मेल के लिए स्कूल्स हैं वो 2 गुना ज़्यादा या 3 गुना ज़्यादा हैं फीमेल्स के मुकाबले में। तो ये लिबर्टी जो दी गई है ये नेगेटिव राइट है, यानी उसको फैसिलिटेट, वो सहूलत मौजूद नहीं है जिससे वो तालीम हासिल कर सकें। अगरचे आपका दावा ये है कि हमने सबको मसावी मौका दिया है,
इसको नेगेटिव राइट कहा जाता है, जहाँ पे आपको आज़ादी मिल जाती है लेकिन जिस काम की आज़ादी मिली है उसके मौके मौजूद नहीं है। जो पॉजिटिव राइट है, पॉजिटिव राइट का मतलब ये है कि आपको वो मौके भी मिलें, वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलें, वो स्पेस भी मिले जहाँ पे जो आपको आज़ादी मिली है उस आज़ादी को आप इस्तेमाल कर सकें और उसके मुताबिक आप मसलन एजुकेशन है तो आपके लिए इतने स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ उनके अंदर सीट्स होनी चाहिए। फिर आप पॉलिटिक्स में जाने की आज़ादी की बात करते हैं कि आज़ादी है, कोई खातून भी इलेक्शन में हिस्सा ले सकती है, लेकिन क्या वो फैमिली स्ट्रक्चर उस तरीके से ट्रांसफॉर्म हुआ है? क्या जो ख़वातीन इलेक्शन में जाके हिस्सा लेना चाहती हैं उनके लिए उसी तरह के इक्वल मौके मौजूद हैं जो मेल के लिए हैं? इसी तरह जॉब आप अनाउंस कर देते हैं और आप कहते हैं कि ये इदारा जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर है, इसमें मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उस इदारे का ओवरऑल कल्चर जो है वो इतना मेल डोमिनेटेड है कि फ़ीमेल जो हैं वो वहाँ पे उनके पास वो मौके मौजूद नहीं है कि वो ड्यूटीज़ परफॉर्म कर सकें। तो जो पॉजिटिव राइट का कॉन्सेप्ट था वो ये था कि औरतों को सिर्फ लिबर्टी नहीं चाहिए कि उनको तालीम देने की आज़ादी है या उनको वोट डालने की आज़ादी है, ये नेगेटिव राइट है, बल्कि वो वोट का हक वो इंडिपेंडेंटली इस्तेमाल कर सकें बग़ैर किसी इन्फ्लुएंस के, तो उस वक्त वो पॉजिटिव राइट बनेगा। इसी तरह एजुकेशन की लिबर्टी कि आप तालीम हासिल करना चाहें तो आपको आज़ादी है, नहीं, बल्कि पब्लिक फंडेड स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हों जो आपकी तालीम को फंड कर सकें, यानी उस राइट के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी भी आपके पास मौजूद हो, तो ये पॉजिटिव राइट है। तो जो विमेन जो लिबरल फेमिनिस्ट थे उन्होंने पॉजिटिव राइट्स पे बात करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएं जिसमें ख़वातीन तालीम, सेहत, सियासत, मईशत और समाज के बाकी जितने भी काम हैं उनमें जाके इक्वल अपॉर्चुनिटी हो के वो अपना किरदार अदा कर सकें। फिर ये मूवमेंट जब सेकंड वेव आती है 1960s के बाद, तो मैंने अपने गुज़िश्ता लेक्चर में बात की थी फ्रीडेन की, द विमेन मिस्टीक जिसने लिखा था। तो फ्रीडेन जो है वो एक नुमाइंदा के तौर पे इमर्ज होती है लिबरल फेमिनिस्ट के अंदर ही, और वो एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन बनाती है और उसकी पहली जो हेड है वो बनती है। फिर ये जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन है ये डिमांड्स करती हैं और उनमें जो ख़ास तौर पे इक्वल राइट्स अमेंडमेंट की एक डिमांड आती है कि अमेरिका के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर इक्वल राइट्स अमेंडमेंट हो कि सबको मसावी हक है अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला करने का। और इसमें जो दो चीज़ें ख़ास तौर पे सामने रखी गई वो एक रिप्रोडक्टिव राइट और फिर गेज लेस्बियंस जो हैं जो ट्रांसजेंडर्स हैं इनके राइट्स भी इसके साथ इस मूवमेंट का हिस्सा हमें बनते हुए दिखाई देते हैं। तो इनिशियली हमें ये नज़र आता है कि जो वुमेन राइट्स की या लिबरल फेमिनिस्ट जो हैं वो ज़रा सी हिचकिचाहट का शिकार होते हैं रिप्रोडक्टिव राइट्स के हवाले से, और फिर जो गेज लेस्बियन एंड ट्रांसजेंडर्स के राइट्स हैं उसके हवाले से उनको लगता है कि शायद अगर वो इन कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ को सामने लेके अपनी डिमांड्स का हिस्सा बनाते हैं तो जो इक्वल राइट्स अमेंडमेंट है उसमें वो उसको पास कराने में कामयाब ना हो सकें। लेकिन फिर रिप्रोडक्टिव राइट्स जो हैं, रिप्रोडक्टिव राइट्स का क्या मतलब है कि एक औरत जो है वो फैसला करेगी कि उसको कब बच्चा पैदा करना है, या उसको बच्चा पैदा करना है या बच्चा पैदा नहीं करना, और ज़िंदगी की किस स्टेज पे करना है, और फिर उसकी नर्चरिंग एंड नरिशमेंट और उसके लिए जो हेल्थ फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है वो किस तरीके से रियासत जो है ऐसा मेकनिज़म बनाए कि जिससे ख़वातीन की जो सोशल लाइफ है, जो पॉलिटिकल और इकनॉमिक लाइफ है वो मुतासर ना हो। यानी जो मेन स्लोगन इस ज़माने में रहा वो ये था कि पर्सनल इज़ पॉलिटिकल, जो ख़वातीन की ज़ाती ज़िंदगी है ये सियासी ढांचे की तश्कील के नतीजे में बनी है, और इस जो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या पर्सनल जो लाइफ है ख़वातीन की, जो फैमिली लाइफ है जिसको पर्सनल कहा जाता है, उसके अंदर एक ऐसा कल्चर मौजूद है जो औरतों के पाँव की ज़ंजीर बन जाता है। मसलन अगर आप एक कहें औरत को कि उसने बच्चे भी पैदा करने हैं, उसने घर का हाउस होल्ड का ख्याल भी रखना है, घर वाले को
खाना भी बना के देना है, सास ससुर की खिदमत भी करनी है, घर की सफाई भी करनी है, और अब उसके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि वो जाए और वो सियासत में हिस्सा ले और समाजी मुख्तलिफ जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं उनमें हिस्सा ले, माशी एक्टिविटी में हिस्सा ले। तो जो पर्सनल लाइफ है ये असल में रुकावट बन जाती है उसकी उन तमाम समाजी या पब्लिक लाइफ के अंदर, उसकी परफॉर्मेंस पे असरअंदाज होती है। तो इसलिए जो पर्सनल लाइफ में जो ख़वातीन की पर्सनल लाइफ है उस पे उनका हक तस्लीम किया जाना चाहिए। तो ये इक्वल राइट्स अमेंडमेंट थी जो बहरहाल नाकाम हो गई, कामयाब नहीं हो सकी। तो फिर उसके बाद जो है जो थर्ड वेव फेमिनिज़्म की आती है, उसके अंदर भी जो लिबरल फेमिनिस्ट हैं वो मुख्तलिफ इश्यूज़ पे वो बात करते हैं, और जो इंटरसेक्शन का इशू है कि ख़वातीन की जो मार्जिनलाइजेशन होती है या ख़वातीन की का जो इस्तेहसाल है, वो इस्तेहसाल सिर्फ एक वजह से नहीं है। उस इस्तेहसाल की मुख्तलिफ वजूहात हैं कि एक औरत होने के नाते इस्तेहसाल है, फिर एक गरीब औरत होने के नाते गुर्बत की वजह से जो एक गरीब आदमी का, मर्द का इस्तेहसाल होता है वो औरत का भी होता है। फिर औरत होने के नाते जो उसकी सेक्स है उसकी वजह से भी उसका इस्तेहसाल होता है। तो जिसको आप डबल मार्जिनलाइजेशन या दोहरा इस्तेहसाल जो है उसकी बात करते हैं। फिर इस दौर में जो बाकी इश्यूज़ हैं, जो क्लास के इश्यूज़ हैं, जो नेशनैलिटी के इश्यूज़ हैं, उन पे भी बात होती है। और लेकिन जो मेन फोकस थर्ड वेव के दौरान, ये तमाम जो थर्ड वेव की डिबेट्स रही हैं, इसके अंदर जो लिबरल फेमिनिस्ट हैं वो ये समझती हैं कि हर समाज और माशरे में कुछ बुनियादी इस्लाहात करके औरतों को उनके हकूक़ मुयस्सर आ सकते हैं। तो अब ये मुख्तलिफ वेव्स के अंदर जब हम देखते हैं, जो लिबरल फेमिनिस्ट थाट है वो एक ख़ास पॉइंट ऑफ व्यू, एक ख़ास वर्ल्ड व्यू और एक ख़ास नौइयत की डिमांड्स लेके हमें चलता हुआ दिखाई देता है। तो अब हम उन फंडामेंटल बिलीफ्स पे या उन फंडामेंटल डिमांड्स पे बात करेंगे जो लिबरल फेमिनिस्ट्स करते हैं। अब वो डिमांड्स कौन सी हैं? उनमें सबसे पहली डिमांड जो है वो मसावी हकूक़ की है कि जो मर्द और औरत के हकूक़ हैं वो जिन्स की बुनियाद पे कम न किए जाएँ, कि यानी अगर औरत है, उस किसी की जिन्स औरत है तो औरत होने की वजह से उसे कुछ हक ले न लिए जाएँ, बल्कि दोनों को एज़ ह्यूमन इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। और जिन्स जो है वो हकूक़ को कम या हकूक़ को ज़्यादा करने का सबब नहीं बनना चाहिए। मसलन मर्द होने के नाते आपको राइट टू मूवमेंट जो है वो मिल जाता है, आप रात को भी कहीं जाएँ, दिन को जाएँ, सुबह जाएँ, शाम जाएँ, लेकिन औरत के लिए आप कहते हैं नहीं, आपका राइट ऑफ, चूँकि आप औरत हो, आप शाम अंधेरा होने के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, आप कहीं नहीं जा सकती। अगर आप गई हैं तो फिर आपके साथ कोई हादसा हो जाता है तो उसकी कसूरवार आप खुद हैं। हालांकि वो हादसा मर्द के साथ भी हो सकते होते हैं, मर्दों के साथ भी, लेकिन औरत के साथ हो जाए तो फिर उसका औरत होना, उस वक्त के बाद बाहर निकलना जो है ये एक मसला बन जाता है। तो ये जो दोहरा मयार है कि औरत और मर्द के दरमियान उनकी जिन्स की बुनियाद पे उनके हकूक़ में जो फ़र्क है, ये फ़र्क नहीं होना चाहिए। इसी तरह विरासत के कवानीन हैं, जितने भी कवानीन हैं, कि वैसे में आपको जो मिलेगा, अगर मर्द होने के नाते आपको एक हिस्सा मिल रहा है, औरत होने के आप कहते हैं ये तो औरत है औलाद में से, इसको हिस्सा कम मिलेगा या ज़्यादा मिलेगा, मर्द को कम मिलेगा। तो जिनसी बुनियादों पे हकूक़ में जो तख़फ़ीफ़ है, उसमें कमी है या उसमें ज़्यादती है, ये नहीं होना चाहिए। ये पहला जो पहली डिमांड भी है और पहला जो बुनियादी नारा है, जो स्लोगन है लिबरल फेमिनिस्ट का। फिर उसके बाद जो सेकंड नारा है उस पे लिबरल फेमिनिस्ट कहते हैं कि लॉज शुड अपहोल्ड इक्वल राइट्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन इन ऑल एरियाज इंक्लूडिंग एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़, के जितनी भी सेहत की सहूलियात हैं या तालीम की सहूलियात हैं उनमें वुमेन को मसावी हकूक़ मिलने चाहिए। और ये कौन से इक्वल राइट्स हैं? ये पॉजिटिव इक्वल राइट्स की बात हो रही है, कि यानी पब्लिक फंडेड हेल्थ फैसिलिटीज़ और पब्लिक फंडेड एजुकेशन की फैसिलिटीज़, ये मौके भी होने चाहिए। अगर एक एरिया में मर्दों के लिए एक स्कूल हो तो औरतों के लिए भी एक होना चाहिए।
उनकी आबादी के तनासब को मद्देनज़र रखते हुए इक्वल अपॉर्चुनिटी दोनों के पास होनी चाहिए। इसी तरह एक स्कूल में अगर 50% मेल हैं तो 50% फीमेल को भी वो इक्वल अपॉर्चुनिटी उनको मिलनी चाहिए। इसी तरह वर्क प्लेस में भी ऐसा माहौल बनाया जाए कि जहाँ पे ख़वातीन के आने को इनकरेज किया जाए और इक्वल अपॉर्चुनिटी उनके पास भी हो कोई भी काम हासिल करने के लिए। फिर जो तीसरी इम्पॉर्टेंट डिमांड है वो है कि जो एजुकेशन, हेल्थ केयर, जो चाइल्ड केयर के लिए अफोर्डेबल सिचुएशन पैदा की जाए या ऐसी इक्वल अपॉर्चुनिटी पैदा की जाए कि बच्चे हैं तो बच्चों को संभालना है, बच्चों का ख्याल रखना है, तो उसके लिए ख़वातीन के को ऐसे मौके दिए जाएँ कि वो कर्टेल न करें उनकी जो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में जब वो शामिल होती हैं तो ये चीज़ें उनके लिए रुकावट ना बने और उसमें रियासत जो है वो अपना किरदार अदा करे, स्टेट अपना किरदार अदा करे। और ये सब चीज़ें किस तरीके से ख़वातीन की ये जो लिबरेशन है या उनकी ये जो आज़ादी है ये कैसे हासिल की जा सकती है, तो जो लिबरल फेमिनिस्ट हैं वो कहते हैं कि ये रिफॉर्म्स के ज़रिए, इस्लाहात के ज़रिए, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स के ज़रिए, कवानीन बनाने के ज़रिए, इसके लिए कोई पूरे स्टेट के, रियासत के स्ट्रक्चर को बदलने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो कैपिटलिज्म है अगर, तो क्योंकि लिबरल फेमिनिज्म लिबरलिज्म से निकलती है और लिबरलिज्म जो है वो आइडियोलॉजी है कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम की, उसको बदलने की ज़रूरत नहीं है। उसके अंदर रहते हुए ही कुछ इस्लाहात ऐसी की जा सकती हैं कि जो फैमिली स्ट्रक्चर है उसको बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो एक पैट्रियार्कल फैमिली स्ट्रक्चर के अंदर रहते हुए, एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर रहते हुए और एक लिबरल डेमोक्रेसी के अंदर रहते हुए मुख्तलिफ इस्लाहात के ज़रिए छोटी मोटी तब्दीलियाँ लाने से कवानीन में ये तमाम मकासद हासिल हो सकते हैं। तो ये जी लिबरल फेमिनिस्ट थे। और इसके बाद जो थ्योरीज आई जैसे मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म है, रेडिकल फेमिनिज्म है और सोशलिस्ट फेमिनिज्म है, ये फेमिनिस्ट वो थे कि जो लिबरल फेमिनिज्म के क्रिटिक के तौर पे इमर्ज हुए, यानी इन्होंने तनकीद का निशाना बनाया लिबरल फेमिनिज्म की डिमांड्स को और जो उन मसले की बुनियाद वो जिसको समझते हैं। तो रेडिकल फेमिनिस्ट, मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट और सोशलिस्ट फेमिनिस्ट जो हैं वो उसको मसले की बुनियाद वो किसी और चीज़ को समझते हैं और उनका ख्याल ये है, ये हम इस पे डिटेल में बात करेंगे हर एक थ्योरी पे इसी तरह से। तो बहरहाल ये लिबरल फेमिनिज्म के हवाले से उसकी एक ब्रीफ हिस्ट्री, हिस्टोरिकल स्केच भी था, मुख्तलिफ वेव्स के अंदर लिबरल फेमिनिस्ट का स्टांस क्या रहा और फिर उनकी जो बुनियादी डिमांड्स हैं वो क्या हैं, जो थ्योरी की बुनियाद है वो क्या है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको किसी चीज़ के समझने में कोई मसला आया है, कहीं मैं कम्युनिकेट नहीं कर सका, तो आप कमेंट सेक्शन में यकीनन सवालात पूछ सकते हैं और मेरी कोशिश होती है कि जब भी सवालात आएँ मैं टाइमली उसका जवाब भी दे दूँ। कमेंट सेक्शन में मैं रिस्पांस कर देता हूँ और अगर ऐसे सवालात हों कि जो एक कमेंट में उनके जवाब नहीं दिए जा सकते, तो उसके लिए जब हम फेमिनिज्म को इसकी जो थ्योरीज़ हैं इन पे बात कर चुके होंगे तो फिर डिटेल में मैं एक वीडियो सेशन करूँगा। उन तमाम जो क्वेश्चंस आपके हैं वो मैंने नोट डाउन किए हैं, उस पे हम बात करेंगे। बहरहाल जो सवालात आते हैं उसमें आप एक चीज़ ज़हन में रखें कि मुझसे ही पूछना लाज़मी नहीं है, बल्कि इस सारी गुफ्तगू और इन सेशंस का मकसद बुनियादी तौर पे यही है कि आपके ज़हनों में सवालात पैदा हों और आप ये जो डिपेंडेंस का रिलेशन है जो बोलने वाले और सुनने वाले के दरमियान होता है कि सुनने वाला बोलने वाले से चाहता है कि वो सारी गुत्थियाँ सुलझा के पेश करे, इसमें एक इंटेलेक्चुअल हेजमनी कायम हो जाती है और आपकी अपनी जो इंडिपेंडेंट और एक आज़ाद इंक्वायरी और सच की जो तलाश का जो परस्यूट ऑफ ट्रूथ है उसका सफ़र यकीनन मुतासर होता है। तो आप अपने तौर पे भी इस पे लिटरेचर को देख सकते हैं।
सोच सकते हैं, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं और एक अपना पर्सपेक्टिव, एक अपना वर्ल्ड व्यू बना सकते हैं। बहरहाल जी, आपके साथ ये कम्युनिकेशन, हाँ, आपके सवालों, आपके कमेंट्स के ज़रिए एक मुझे वो मिलता है कि मैं अकेला हवा में बात नहीं कर रहा, बल्कि आप लोग मौजूद हैं और हम इस जानने के सफ़र में साथ-साथ हैं। तो साथ अगर आपके कोई हो तो आपको हौसला मिलता है और काम करने की लगन पैदा होती है। इसलिए आपके कमेंट्स और सवाल अहम होते हैं, इसलिए नहीं कि मैं कोई नॉलेज जो है आपको इम्पार्ट कर दूँगा, आप खाली गिलास हैं और मैं भरा हुआ जग हूँ जिसमें से आपको नॉलेज दे दिया जाएगा। अच्छा, ये जो गुफ्तगू है इसको आप शेयर भी किया करें और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आप पहली दफ़ा इस चैनल पे आएँ तो आप बाकी वीडियोज़ भी इस सीरीज़ की वुमेन स्टडीज़ का जो प्लेलिस्ट है उसमें आप देख सकते हैं मुख्तलिफ वीडियोज़ जो टाइम टू टाइम अपलोड होती हैं। और फिर हम जो है आप इसको शेयर करें, आप इसको सब्सक्राइब करें और इस जानने के सफ़र में अ, हम साथ-साथ चलेंगे तो उम्मीद है आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे तो अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच, बहुत सा प्यार, अपना ख़्याल रखिएगा। गुड बाय।